हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल अंडर सेक्शन 43C। जो सेक्शन 43C है उसमें जो काउंसिल बनाया गया है उसमें अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अध्यक्ष को अपॉइंट करते हैं। परिषद के अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मध्यस्थता में विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। नेक्स्ट है, what is the term of office for the chairperson and members except ex officio member under section 43C subsection 2। तो जो अध्यक्ष और सदस्य है उनका मतलब जो टर्म है वो कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो ये होगा 3 वर्ष। As per section 43C, the chairperson and members except for ex officio member are appointed for a tenure of 3 years from the date of joining. However, the chairperson cannot continue beyond 70 years। मतलब वो 70 चेयर और जो मेंबर्स है वो 67। मतलब एज में देखा जाए तो 67 और 70 और अगर और इन टर्म्स में जो है मतलब टोटल 3 साल का कार्यकाल रहेगा। और अगर वो पर 70 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए चेयरपर्सन, और जो मेंबर है वो 67 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Which of the following is not a duty of the council under section 43D? जो 43D में ड्यूटीज दे रखी है काउंसिल की, क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो जो है क्या क्या, प्रमोट आर्बिट्रेशन मीडिएशन, इसको प्रमोट करना इसका कर्तव्य। रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्बिट्रेशन एक्रीडिएशन, मध्यस्थों की मान्यता के लिए व्यावसायिक संस्थानों को मान्यता देना। कंडक्ट क्रिमिनल ट्रायल्स, तो ये नहीं है, क्रिमिनल ट्रायल्स नहीं देखता है। एस्टेब्लिश डिपॉजिटरी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स, तो जो मध्यस्थ निर्णय है उसका संग्रहालय स्थापित करना। तो ये 3 ड्यूटीज है। सी वाला हमारा आंसर है। तो धारा 43D के तहत परिषद का कार्य मध्यस्थता को बढ़ावा देना, मध्यस्थ संस्थानों की ग्रेडिंग करना, प्रशिक्षण आयोजित करना और मध्यस्थी निर्णयों का संग्रहालय बनाए रखना इसका काम है। और आपराधिक मामलों की सुनवाई न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में आती है, परिषद का कार्य नहीं है। Which of the following member of the council is a part-time member under section 43C? तो इनमें से कौन सा मेंबर जो है पार्ट टाइम मेंबर होगा? तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक मान्यता प्राप्त वाणिज्य और उद्योग निकाय का प्रतिनिधि जो होगा वो पार्ट टाइम मेंबर होगा। A representative from a recognized body of commerce and industry is selected on a rotational basis by the central government and serve as a part-time member. Other members mentioned are ex officio members. Next, under section 43E, which of the following does not invalidate the council proceeding? इसमें से क्या ऐसी चीज है जो इनवैलिड नहीं करती है काउंसिल की प्रोसीडिंग को? ठीक है, तो जैसे अगर वैकेंसी इन द काउंसिल है तो ये इनवैलिड कर देगी प्रोसीडिंग को। डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर, है ना, माइनर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स ऑफ द केस, और नॉन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा है कि जो काउंसिल जो कार्यवाही कर रही प्रोसीडिंग है उसको अमान्य नहीं बनाता इनमें से कौन सा काम? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। देखो वैकेंसी है अगर तो ये कार्यवाही को इनवैलिड नहीं बनाएगी। डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ये भी खाली है, और अगर कोई प्रोसीडिंग की जाती है तो वो भी नहीं करती है। और माइनर प्रोसीजर इरेगुलरिटी जो है नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स ऑफ द केस, जो केस जो है उसका गुण दोष पर प्रभावित नहीं हो रहा है इरेगुलरिटी, तो ये भी कार्यवाही को इनवैलिड नहीं बनाती। तो ये तीनों तो नहीं बनाती। लेकिन नॉन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कंपलसरी काम है इसका। अगर उसने कंसल्टेशन नहीं किया
तो फिर ये कार्यवाही को इनवैलिड बना देगी। तो यहाँ क्वेश्चन में होना चाहिए कि कार्यवाही को अमान्य बनाता है ना, तो अगर कंसल्टेशन नहीं लिया तो फिर ये कार्रवाई को अमान्य बना देगा। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज पर सेक्शन 43E, माइनर इरेगुलेटरीज सच एज वैकेंसीज, डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट और प्रोसीजरल इश्यूज डू नॉट इनवैलिड द काउंसिल प्रोसीडिंग, मतलब ये काउंसिल प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं करता। हाउएवर फेलिंग टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट covered under this section as it is mandatory requirement under section 43C1A। 43C जो है इसमें ये मैंडेटरी है कि ये होना चाहिए रिक्वायरमेंट, तो ये इनवैलिड कर देगी इसको, है ना। अंडर सेक्शन 43F, a full-time member who submits a resignation will continue to hold office until which of the following occurs first। मतलब जो फुल टाइम मेंबर है वो अगर रेजिग्नेशन दे देता है ना, तो वो कब तक अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। तो कब तक, जब तक सरकार उसकी अनुमति न दे दे, जब तक उसको रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता है, तब तक वो काम करेगा। जब तक कोई उत्तराधिकार पद नेक्स्ट जो उसका ऑफिस होल्ड करने वाला है वो नहीं आ जाता है, ठीक है। और जब तक 3 महीने की अवधि समाप्त नहीं हो जाए, तो ये तीनों ही कंडीशन होगी। इन तीनों ही केस में वो तब तक काम, मतलब रिजाइन देने के बाद भी वो काम करता रहेगा। मतलब इनमें से जो पहले, तो सेक्शन 43F स्टेट्स दैट अ चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर शैल कंटिन्यू होल्ड ऑफिस अंटिल द अर्लीस्ट ऑफ दीज 3 कंडीशन। इनमें से जो पहले नहीं है, द एक्सपायरी ऑफ 3 मेंबर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन नोटिस, द अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर और द एंड ऑफ देयर टर्म्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिमूविंग अ मेंबर अंडर सेक्शन 43G। इसमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है 43G के तहत किसी सदस्य को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी एक ग्राउंड है, अगर उसको कन्विक्ट करा है किसी मोरल टर्पिट्यूड के लिए, ठीक है, तो वो भी ग्राउंड है इसको बाहर करने के लिए। अपने कार्यकाल में किसी निजी कंपनी में अंश धारक बनना, तो ये ग्राउंड नहीं है, वो किसी मतलब कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। और शारीरिक और मानसिक अक्षमता, अगर वो डिसेबल हो गया है, इनकैपेसिटी आ गई मेंटल फिजिकल, तो भी उसे बाहर किया जा सकता है। तो ये 3 ग्राउंड है और सी वाला ग्राउंड नहीं आएगा। सेक्शन 43G लिस्ट 6 ग्राउंड फॉर रिमूवल इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी, पेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कहीं पे ऑलरेडी पैसे लेकर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है ना, कन्विक्शन फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, फाइनेंशियल इंटरेस्ट अफेक्टिंग ड्यूटीज, अगर उसका कोई फाइनेंशियल अफेक्ट हो, मतलब उसका इंटरेस्ट है जिसके कारण उसकी ड्यूटी में अफेक्ट हो रहा है, तो ये भी उसको बाहर करने का ग्राउंड हो सकता है। अब्यूज ऑफ पोजीशन, वो अपनी पोजीशन का अब्यूज कर रहा है। एंड फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, ये 6 ग्राउंड्स हैं। और बिंग शेयर होल्डर, अगर वो शेयर होल्डर किसी कंपनी का बनता है तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा। Next, under section 43G, which authority must conduct an inquiry before a member can be removed for financial interest affecting functions or abuse of position। अगर कोई पर्सन को हटाया जा रहा है जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना, या फिर वो अपने अब्यूज ऑफ पोजीशन का कर रहा है, इस कारण उसको हटाया जा रहा है, तो किस प्राधिकरण के द्वारा जांच की जाएगी, कौन सी अथॉरिटी इसकी जांच करेगी, तो इसकी जांच जो करेगी सुप्रीम कोर्ट करेगी। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 43H, हु हैज द पावर टू अपॉइंट एक्सपर्ट्स एंड फॉर्म कमिटी फॉर आर्बिट्रेशन मैटर। तो आर्बिट्रेशन मैटर से संबंधित किसे पावर दी गई है सेक्शन 43H के अंतर्गत कि वो एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सके और कमिटी बना सके, तो ये काउंसिल को दी गई है। 43H gives the council the authority to appoint experts and create committees for arbitration related function. The terms and conditions for such appointments are determined by regulation. Next, as per section 43I, on what basis does the council grade arbitral institutions? मतलब ग्रेडिंग किस हिसाब से, जो काउंसिल है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को ग्रेड किस हिसाब से देती है? इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, क्वालिटी एंड कैलिबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, उसकी गुणवत्ता और क्षमता के माध्यम, मध्यस्थता मामलों के निष्पादन में समयबद्धता, परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस विद टाइम लिमिट, इन सभी को देखते हुए मतलब वो ग्रेडिंग की जाती है।
इसको देख लेते। 43I provides that the grading of arbiter institution is based on infrastructure, arbitrators quality, performance, efficiency and adherence to time limit for arbitration disposal. These criteria are set by regulation. Next है under section 43J, who determines the qualification and norms for accreditation of arbitrator. तो जो मध्यस्थताओं की मान्यता, उसको जो मान्यता देना है, तो उसके लिए कौन क्वालिफिकेशन और नॉर्म्स को डिटरमाइन करता है, स्टैंडर्ड कौन बनाता है, तो ये भी काउंसिल ही करती है। 43J states that the accreditation norms including qualification and experience for arbitrator shall be specified by the regulation framed by the council. This ensures a standard qualification system of arbitration in India. Under section 43K, what is the function of the council regarding arbitral award? Arbitral award के रिगार्डिंग क्या फंक्शन है? तो परिषद एक इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी बनाएगी जिसमें मध्यस्थता निर्णय और संबंधित रिकॉर्ड होंगे। 43K mandates the council to maintain an electronic depository for all arbitral rewards given in India. This ensures transparency, accessibility and easy record keeping of arbitration decision. Next, under section 43L, which of the following is true regarding the power of the council to make regulation? ठीक है, इसमें से हमें बताना कौन सा कथन सत्य है जो काउंसिल द्वारा जो रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके पावर के बारे में। तो परिषद केंद्रीय सरकार से परामर्श लेकर विनियम बना सकती है, तो ये सही है। द काउंसिल में मेक रेगुलेशन इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 43M, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के जो डेली वर्क होते हैं ना, जो दैनिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सेक्शन 43M establishes the position of a chief executive officer who is responsible for the daily administration of the council. The CEO's qualification, appointment and service condition are prescribed by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए क्या बताएगी, उसके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज सेक्शन 43M सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स रिगार्डिंग द सेक्रेटरीट ऑफ द काउंसिल। तो जो काउंसिल का जो सचिवालय है उसके बारे में क्या बोला गया है? तो परिषद का एक सचिवालय होगा जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में अधिकारी और कर्मचारी होंगे। तो जो काउंसिल का एक सेक्रेटरीट जहाँ पे उसके कर्मचारी होते हैं ना, वो होगा, और लेकिन उसमें जो भी एम्प्लॉइज होंगे, कितने होना है, कितने ऑफिसर्स होना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। द काउंसिल शैल हैव अ सेक्रेटरीट कंसिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 43M specify the council shall have a secretariat with officers and employees whose qualification and appointment will be determined by the central government. This helps in the smooth functioning of the council. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।